हेलो बच्चों, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मूर्ति कुशवाहा और आप सबका धन्यवाद करती हूं कि आप मेरे इस वीडियो में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका परिचय वीडियो करने वाले हैं। तो परिचय वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कुछ पुरानी संख्याओं के बारे में जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि संख्या पद्धति आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3 और ऐसी संख्याएं जितनी भी आप जानते हैं अनगिनत तक, वो सभी की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है हमारी 1। और अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सॉरी बड़ी, तो आपको बताना है 99, मतलब कि 99 सबसे बड़ी संख्या होगी 2 अंकों की। ठीक है। और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी होगी हमारी 10। 10 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है। दूसरी संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 और जितनी भी आप जानते हैं अनंत तक, वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है। आगे आ जाइए, हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें हमारे कुछ ऋणात्मक नंबर और धनात्मक नंबर शामिल होते हैं। जैसे ऋणात्मक नंबर में जो है वो -1, -2, -3, ऐसे ही धनात्मक नंबर 1, 2, 3। तो जितने भी ऋणात्मक नंबर और धनात्मक नंबर होते हैं वे सभी के सभी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। आगे आ जाइए। आगे संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे कि 5/7 है। ऊपर वाली संख्या P बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को Q बोलेंगे। 5 को हम P/Q के रूप में, क्योंकि हमने इसको व्यक्त कर दिया है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही 2/3 ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। 1/2 ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है और 4/5 ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या बट्टे में लिखी हुई है तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। आगे आ जाते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि कौन सी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो है हमारी √2, √3 और √5। ऐसी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब आते हैं अगली संख्या पर, जो कि है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें दोनों संख्याएं शामिल होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही मिला दूं तो उन दोनों संख्याओं को मिला करके बनती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है। आशा करते हैं आपको बच्चों ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। तो परिमेय संख्या से कौन से प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको अब हम हल करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे बीच की संख्याएं हम ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं और दोनों तरीके हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपका नीचे का Q सेम दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नीचे भी 5 दिया गया है और इसमें भी नीचे 5 दिया गया है।
तब आपको क्या करना है, ये वाला पूरा नंबर आपको यहाँ लिख लेना है। ऐसे ही सेकंड वाला नंबर भी यहाँ नीचे लिख लेना है। और फिर क्या करना है, जितनी भी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, उससे अगला नंबर क्या आता है, उससे आप दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 पूछी गई हैं हमारे बीच की परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर 5 का अगला नंबर क्या आता है, 6। तो हम इस वाले नंबर में भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही 6 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही दूसरी संख्या में भी ऊपर भी नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा 6 दूनी 12 और नीचे आ जाएगा 6 पंजे 30। इसमें आ जाएगा 6 तियां 18 और इसमें आ जाएगा 6 पंजे 30। तो इस तरीके से जब हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे तो इनके बीच की हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि 12 के बाद आएगा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। अब हमारे पास 5 परिमेय संख्या हमें बीच की मिल चुकी हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों की पांचों संख्याएं हमारी 2/5 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर जो नीचे का हर सेम होता है तो उसमें आप अनगिनत बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं, लेकिन आपको 5 बोली गई हैं तो आप इस तरीके से 5 संख्याओं को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको बीच की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको हर जो है वो सेम नहीं दिया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एलसीएम लेके हर को सेम बना लें। तो आप एलसीएम लेंगे इस तरीके से, मैंने एलसीएम लिया, देखिए 2 से 4 चला जाएगा 2 बार में, 5 नहीं जाएगा तो ऐसे उतार लेंगे। 2 चला जाएगा 1 बार में, 5 नहीं जाएगा तो ऐसे उतार लेंगे, और 5 फिर 1 बार में चला जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को एलसीएम जो है वो प्राप्त होगा 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही आपको करना है। जैसे आपको जो भी नंबर है उसको आप लिख लेंगे इस तरीके से, और दूसरा नंबर भी आप इस तरीके से यहाँ नीचे लिख लेंगे, और आप बराबर में पहले से ही नीचे एलसीएम को लिख लेना है दोनों ही आंसर में। फिर आपको बारी बारी करके चेक करना है कि नीचे वाला जो नंबर है 5 के टेबल, उसमें कितनी बार में 20 आएगा। तो यहाँ देखिए 5 के टेबल में 4 बार में 20 आएगा, तो 4 की गुणा ऊपर भी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर बन जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे बन जाएगा 5 चौके 20। ऐसा ही सेम इसमें करना है। 4 के टेबल में देखना है कि कितनी बार में 20 आएगा। तो 4 के टेबल में जो है 20 5 बार में आएगा, तो इस तरीके से 5 की गुणा आपको ऊपर भी करनी है। तो ऊपर बन जाएगा 5 तिया 15। इस तरीके से आपका जो हर है वो सेम हो जाएगा। और जब आपका हर जो है वो सेम हो जाए तब आपको इनके बीच की 5 संख्या निकालनी है। तो 8 के बाद आएगा आपका 9/20, 10/20, 11/20, फिर आएगा आपका 12/20, फिर आएगा आपका 13/20, फिर आएगा आपका 14/20। इस तरीके से आपके 5 संख्याएं आप बीच के निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं दशमलव प्रसार पे। दशमलव प्रसार में देखिए क्या करना होता है। दशमलव प्रसार में सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया गया है आप उसको भाग कर लीजिए, और भाग करना आपको आता ही होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या है उसको बाहर लेना है, और अंदर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या है, उसको अंदर लेना है। इस तरीके से आपको भाग कर लेना। और भाग करते वक्त जब भी आपका भाग जो है वो समाप्त हो जाए और शेष फल 0 आ जाए, तो जब भी शेषफल 0 आएगा तो ऐसी संख्या को बोलेंगे कि शांत संख्या है। तो 7/8 एक कैसी संख्या है, शांत संख्या है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अगली संख्या है हमारी 10/3। तो 10/3 को कैसे करेंगे, 3 को आपको बाहर ले लेना है सेम भाग करने के लिए, और 10 को आपको अंदर ले लेना है। तो आप भाग करेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आएगा, और जो 3 है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, और कभी भी संख्या ये जो है खत्म नहीं होगी। और जब संख्या बार बार रिपीट होती है तो उस संख्या को बोलते हैं आवर्ती अनवसानी संख्या। ठीक है, आवर्ती अनवसानी संख्या कहेंगे। तो 10/3 एक आवर्ती अनवसानी संख्या है। ठीक है, ये √2 जो है इसको मैं आपको अगले उस पर समझाती हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है वो जगह थोड़ी कम बची हुई है। तो इसको जो है मैं आपको नई कॉपी में करके दिखा देती हूँ। तो जो √2 है
उसको आप करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने कक्षा 8 में भाग विधि पढ़ी थी आप उसका प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो 1 का वर्ग ले लेंगे कम। ठीक है, तो 1 का वर्ग लेने के लिए यहाँ पर एक बार में 1 वर्ग आ जाएगा, इस तरीके से हमारा 1 बच जाएगा जब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 हो जाएगा तो 10 से पहले 3 आता है और 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो यहाँ पर रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। और जब ये रिपीट होता जाएगा तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे कि आंसर में जो संख्या है वो सेम रिपीट नहीं हो रही है और इसका शेषफल भी 0 नहीं आए। तो जब सेम रिपीट नहीं होगी और शेषफल भी 0 नहीं आएगा तो ऐसी संख्या को बोलेंगे अनावर्ती अनवसानी संख्या। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगला पेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी दशमलव प्रसार आपको दिया गया है उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है 100%। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको करना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक संख्या पर बार दिया गया है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 संख्या पर बार दिया गया है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 संख्या पर बार दिया गया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है कि माना जो संख्या है वो x बराबर इतना दी गई है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब x ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों तरफ, इधर x की तरफ और इधर भी 0.33 की तरफ। ठीक है, दोनों की तरफ देखिए 1 पे बार लगाए तो हमें दोनों की तरफ 10 से गुणा करना होगा। तो हम x की भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर गुणा करने पर तो हमें प्राप्त होगा 10x और इधर गुणा करेंगे तो हम ये जो हमारा बिंदु है ये हमारा 1 के बाद इधर आ जाएगा, यहाँ 1 डिजिट के बाद इधर आ जाएगा 3 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये खिसक करके यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होगा उसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और फिर समीकरण 2 को हमें 1 से घटाना होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 को आप पहले इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 1 है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो आप देखेंगे दायां पक्ष के सामने लिखना है और बाएं पक्ष के नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 में से x जाएगा तो 9 बचेगा और इधर देखेंगे 3 पॉइंट के बाद दे रखा है, अगर 3 में से कुछ एक जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा और यहाँ पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 बच गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 9 और x आपस में मल्टीप्लाई में है तो 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा और ये 3 और 9 को हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर काट के भी दिखाया हूँ, ये रहा। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, तो हम x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/3। ठीक है, इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि 0.33 का जो दशमलव प्रसार है वो आएगा, दशमलव प्रसार का जो P/Q बनेगा वो हमारा बनेगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसान तरीके से आप 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, जो कि इजी भी बहुत ज़्यादा है। अब हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं। ठीक है, अब इनमें हम सीखेंगे जमा करना, घटा करना। ठीक है, और फिर हम सीखेंगे गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले हम जमा और घटा करना सीखते हैं। तो जमा और घटा का हमने मिक्स एक उदाहरण ले लिया है जिसमें है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस √3 ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, एंड की जगह पे हमें प्लस लगाना है और बाकी ये जो है ऐसे ही उतार लेंगे। आपको ध्यान रखना क्या है कि ये जो
समान रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो समान रूट वाले के साथ ही आप उनको जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पर भी प्लस में 2 रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो 2√2 और 1√2 ये मिलकर के जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 3√2। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो 5√3 है और ये -3√3 है, तो 5√3 में से जाएगा हमारा -3√2, तो हमारे पास बचेगा 2√3, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको घटा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब सीखते हैं हम गुणा करना, ठीक है। गुणा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बाहर वाले नंबर की गुणा बाहर वाले के साथ कर देनी है। तो देखो 6 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि जो समान संख्याएं होती हैं रूट में, उनको हम एक ही रूट के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम एक ही रूट के अंदर इनको लिखेंगे तो जोड़ा बनेगा और उस जोड़े में से आपको कोई एक ले लेना है और रूट भी हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं कि भाई आपको समान लें, तो यहाँ पर आप देखिए कि आप इनकी गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, तो रूट में 25 आएगा और 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। अब हम सीखते हैं भाग करना कि वास्तविक संख्याओं का भाग कैसे करें। तो देखिए हमारे पास सवाल था कि 8√15 बटे में 2√3, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, हम इस तरीके से इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और यहाँ देखिए ये हमारा बचा 4 और यहाँ रूट के अंदर हमारा बच गया 5। नीचे एक बचा हुआ है तो एक को लिखा नहीं जाता है नीचे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके। अगले पेज में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनको हम याद करेंगे, जो हमारा हरों का परिमेयकरण करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं और वो अलग अलग रूट में लिखी हुई हैं गुणा में, तो आप उनको एक ही रूट के अंदर दोनों संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको संख्याएं भाग में दी गई हैं अलग अलग रूट में, तो भी आप एक ही रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा a² + 2ab प्लस का v², ठीक है। ये आपको याद करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिए। अब इधर देखिए, यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले में दिया है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, तो एक बार a + b आपको लिखना है और एक बार a - b लिखना है। अब ये आपको हरों के परिमेयकरण का सवाल जो है वो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगला टॉपिक भी हमारा यही है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ और कब होगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने सवाल ले लिया है 2/√3, ठीक है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर वाले जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम अंश, ठीक है, और नीचे वाले का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको आपको एज इट इज लिख लेना है ऐसा ही, ठीक है। और जो नीचे हर है इसकी गुणा आपको ऊपर अंश से भी करानी है और नीचे हर से भी करानी है, ठीक है। तो जब आप इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 2√3, ठीक है। और नीचे अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 और 3 यहाँ पर भी देखिए सेम संख्याएं हैं, एक रूट, 2 अलग अलग रूट के अंदर, तो हम इन सेम संख्याओं को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। और एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो इनका जोड़ा बनेगा और जोड़े में से किसी एक को ही लेना है, ठीक है, और ये रूट भी हट जाएगा। तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिख लेना है, नीचे जो जोड़ा बनेगा उनमें से एक लेना है और रूट भी हट जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास नीचे 2 संख्याएं दी गई हों, ठीक है, तो उसका हरों का परिमेयकरण कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको
सवाल उतारना है और नीचे जो हर दिया गया है उसको आपको ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर लेना है। ठीक है, हर का जो ऊपर भी अंश के साथ भी और नीचे हर के साथ भी गुणा कर लेना है। लेकिन आपको छोटा सा बदलाव करना है, वो बदलाव ये है कि अगर आपको हर में प्लस का निशान दिया गया है तो आपको माइनस से गुणा करनी है, और अगर आपको माइनस यहाँ दिया गया है तो आपको यहाँ प्लस से गुणा करनी है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए कैसे होगा। तो अगर आप 2 की गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 2 की गुणा माइनस रूट 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा -2√3। ठीक है, तो 2 की गुणा 2 से भी करनी है और 2 की गुणा 3 से भी करनी है। नीचे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो एक नंबर आपका प्लस में लिखा है और एक माइनस में लिखा है। ऐसा फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर एक बार माइनस में लिखा हो और एक बार प्लस में लिखा हो तो इसको इस तरीके से हल किया जाता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो देखेंगे कि ये 2 है, इसको ए, और ये प्लस, और ये √2 है, ये हमारा बी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 ए माइनस में ए माइनस बी में। ठीक है, अब इसका जो आंसर बनेगा वो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बनेगा। तो ए हमारा 2 है तो ए का वर्ग कर लिया हमने, और बी हमारा √3 है तो √3 का वर्ग कर लिया हमने। तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 3 का वर्ग करने पर 3 का वर्ग तो वर्ग रूट से कट जाता है, तो काट दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, और ऊपर की वैल्यू में अभी हम कुछ हल नहीं कर सकते तो ऐसे की ऐसे ही उतार लेंगे। तो ऊपर की वैल्यू दोबारा से ऐसे उतारेंगे और नीचे देखेंगे तो 4 में से 3 जाएंगे तो एक बचेगा, और एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, एक नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अगले पेज पर हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम हैं। अब इन घातांक के नियमों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। ठीक है, तो आप इतना याद रखें कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको आधार कहते हैं, और ऊपर वाला जो छोटा सा लिखा होता है उसको हम बोलते हैं घात। ठीक है, अब ये घात आपको गुणे में हो सकती हैं या फिर भाग में भी हो सकती हैं जो कि आपको दी गई होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे हल किया जाएगा। तो अगर आपको ध्यान देंगे कि आधार जो है, ठीक है, वो आपके पास सेम है और जो घात है वो अलग अलग है और गुणे में दे रखा है, तो आधा जो चीज सेम है उसमें से आपको एक ले लेनी है और गुणे में जो घात होती है वो प्लस हो जाती है। अब इसका उदाहरण समझिए, जैसे मान लो 3 और 3 आपको दिया गया है गुणे में, लेकिन इसकी घात अलग अलग है, तो इसके लिए आपको 3 और 3 जो गुणे में आधार सेम है इनमें से तो आपको एक लेना है, और जो आपके पास घात है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले से मिस्टेक हो रखा है, मैं सही कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, और जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 की घात 6 आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक आधार में दो दो घात लगी होंगी, जैसे एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। तो जब भी ऐसा हो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर घात दी गई हो तो आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर वाली और बाहर वाली दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे उदाहरण 5 की घात 2 है और ब्रैकेट के बाहर भी घात 3 है, तो 5 तो ऐसे ही उतार लेंगे, जो घात है उनकी आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने पे आपको मिलेगा 5 की घात 6। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे आपको देखेंगे तो दोनों नंबर भाग में दिए हैं, आधार जो है वो सेम है और जो घात है वो अलग अलग है। तो जो आधार है उनमें से एक ही लेना है और भाग में घात जो है वो माइनस हो जाती है, मतलब हम उनको घटा देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है 3 हमारा आधार दिया गया है और 3 की घात 6 है, 3 की घात 3 है, तो 3 में से तो हम आधार में से तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारी घातें हैं क्योंकि ये भाग में माइनस हो जाती तो हम इनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और तो हमारे पास आंसर आएगा 3 की घात 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास आधार सेम ना हो लेकिन घात सेम दे रखी हो तो हमें क्या करना है कि जो भी आधार है
उनको तो गुणा कर देना और घात में से हमें एक ही घात ले लेनी है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 गुणा 3 4 और दोनों की 4 4 घात दे रखी, तो इनकी तो आपस में गुणा कर देंगे। 5 दिए 15, ये 15 हो जाएगा और 4 ऊपर घात है तो हम ऊपर घात 4 लगा देंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा है कि अगर भाग में भी आधार सेम ना हो लेकिन घात सेम हो, तब कैसे करेंगे। तब करने का कि जो आधार है वो तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और घात में से सेम लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 10/2, इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, तो इनकी तो आपस में भाग कर दें। 2 की भाग 5 10 में करेंगे तो 5 आएगा और घात में से सेम ले लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास बचा है, अगर किसी नंबर की घात 0 है, ठीक है, अगर किसी नंबर की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नंबर है 240, इसकी घात आपको 0 दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर उसकी घात 0 है तो वो नंबर की आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। बस आप इतना ध्यान रखें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये मेरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, और अगर आप एक क्रिएटर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी बदले में आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई की।